मुझे अमेरिका में रहते हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन मैंने उज तक कभी भी उस जैसा कोई शख्स नहीं देखा था। वो देखने में जितना दबला पतला नजर आ रहा था, इतना ही ताकतूर था। इसने जैसे ही मुझे अपने साथ रात गुजारने की ऑफर की तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा कि ये क्या चीज है। जब मैंने उतने उतने ताकतवर मुर्दों के साथ रात बताई है तो उसके ऑफर करने पर मैं उसके साथ उसके फ्लैट में चलेगी। लेकिन वहां पर जाते ही मुझे अंदाजा हुआ कि वो जितना कमजोर नजर आ रहा है, इतना कमजोर शख्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर पहाड़ की जितनी ताकत थी। अमेरिका जैसे शहर में रहते हुए उज पहली बार मेरी एक पाकिस्तानी के साथ मुलाकात हुई थी। उसका शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बाकी मर्दों जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल मासूम और किसी अच्छे घर से लग रहा था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मैंने सारी जिंदगी महरूमियों में गुजारी थी। मेरा बाप बचपन में ही मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर कहीं चला गया था। मेरी माँ ने सारी जिंदगी में मजदूरी करके मेरा और अपना पेट पाला था, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे खुददारी से जीना सिखाया था। कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिए थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही नाजों से पाला था। वो बेशक उनके घरों में काम करती थी, लेकिन फिर भी उज तक कभी उसने मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मुझे मालूम हुआ कि मेरी माँ को फेफड़ों की बीमारी लग गई है। दिन बदन माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो फिर भी मुझ पर अपना हाल अयान नहीं होने देती थी। सारा दिन काम करती और शाम को हंसते खेलते अपने हाथों से रोटी के नवाले तोड़कर मुझे खिलाती। जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे थे और साथ साथ मेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ती गई। अब मैं 19 साल की हो गई थी और मेरी माँ बस्तर से जा लगी। उसे इतना हक बीमारी लग गई जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। मैं अपनी माँ के लिए कोई दवाई खरीद लेती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे मैंने गांव के चौधरी साहब से पैसों की भीख मांगी, लेकिन चौधरी साहब ने एक शर्त पर मुझे पैसे देने के लिए हामी भरी, और वो ये थी कि वो सूद लेंगे। वो जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और मेरे पास कोई उसरा भी नहीं था। तमाम रिश्तेदार मना मोड़ चुके थे। मैं तन्हा अपनी और अपनी माँ की अकेली ही वारिस थी। मेरे पास और किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। चौधरी साहब से मैंने वो रकम सूद पर लेने की हामी भरनी और ये भी कहा कि मैं चौधरी साहब को ये रकम 4 माह के अंदर लौटा दूंगी, और अगर मैंने ये रकम नहीं लौटाई तो मैं सूद भरूंगी, यानी उससे दुगनी रकम लौटाऊंगी। चौधरी साहब ने मुझे वो रकम दे दी जिस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी माँ को लेकर दूसरे ही दिन अस्पताल पहुंच चुकी थी। ये शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और फिर फड़ों का भी। अगले ही दिन मेरी माँ का इलाज हो चुका था, शुरू हो चुका था, क्योंकि अस्पताल वालों को उससे कोई गरज नहीं थी कि एक गरीब इंसान पैसे कहाँ से ला रहा है। उन्हें अगर गरज थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पैसों से, अपनी महंगी अद्वियात से, जो कि उन्हें किसी भी तरह से डबल टैक्स में फरोख्त करनी थी। मेरी माँ का इलाज शुरू हुए 3 दिन ही गुजरे थे। सारा दिन मैं अपनी माँ के साथ अस्पताल में ही रहती। जो पैसे मैंने उधार लिए थे वो आधे तो माँ के इलाज पर खर्च छो रहे थे, और अधों से मैं कुछ अपने लिए और माँ के लिए खाने के लिए ले आती। जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया और उनके आसमान की तरफ उठ गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और परेशानी के आलम में डॉक्टर्स को आवाज देने लगे, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है, प्लीज कोई है? पागलों की तरह आवाजें देने लगी। इतने में एक डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर दोनों ही माँ के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, वो 1 या 2 दिन और जिंदा रह सकेंगी। इतने में परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने माजरत करते हुए आगे की तरफ चल दी और मैं वहां खड़ी होने उन्हें जाता हुआ देखती रह गई। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और मुश्किल से अपने हल्क से कोई आवाज निकाली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ।
मैंने फौरा से आगे बढ़कर उनकी बात सुनी तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरे बाप कौन है और कहाँ पर है। मैंने आज तक अभी अपने बाप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मेरी माँ ने मुझे मेरे बाप की निशानी बताई और कहा कि मेरे बाद बेटा तुम्हारा वही इसरा होगा, इसलिए अगर वो तुम्हें लेने के लिए ओए तो उसके साथ चली जाना। मैं परेशान हो गई कि मेरी माँ ने उज तक कभी ऐसी बात नहीं की। उज क्यों कर रही है? अभी मैं यही सोच रही थी कि माँ की तबीयत बिगड़ी और मेरे देखते ही देखते हैं माँ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। कोई भी शख्स मेरी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं था। मैं अकेले ही माँ की डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंची तो गांव के चौधरी ने तुरस खा कर माँ के कफन दफन का इंतजाम किया। माँ के कफन दफन से फारिग होकर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और मैं अकेली अपने ही घर में एक कोने में लगकर बैठ गई। मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल बेसरा हो गई थी। इतने में मुझे चौधरी साहब के दिए मुएफ कोई हुए पैसों का याद आया कि मैं कैसे उनका कर्ज चुका पाऊंगी। अब मुझे ये परेशानी ज्यादा रहने लगी थी ने खाने से ज्यादा मुझे उनके कर्जे की फिक्र थी जो कि मुझे सौद समेत देना था, क्योंकि मैंने सोचा था अगर माँ ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही सारे इंतजाम देख लेगी। लेकिन माँ तो मुझे पहले ही बेउसरा करके जा चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। जैसे तैसे करके दिन गुजरते गए और आखिरकार एक दिन मैंने देखा दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा कि चौधरी का बंदा मुझे डेरे पर ले जाने के लिए आया है। मैं परेशान हो गई। ये चौधरी ने आखिर मुझे डेरे पर क्यों बुलाया है? कहीं वो पैसों का तकाजा तो नहीं करेगा? मैं परेशान हो गई। मैंने बहाना बनाकर टालने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स अपने साथ मुझे ले जाने के लिए बजद था। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डेरे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि चौधरी साहब हुक्का पी रहे थे और शायद मेरे ही इन्हें का इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही चौधरी साहब ने कहा, क्या तुम हमारे घर काम करोगी? क्योंकि मैं तुम्हारी हालात से बिल्कुल वाकिफ हूं। कोई भी शख्स तुम्हें अपने घर काम के लिए रखने के लिए तैयार नहीं है तो क्या तुम हमारे घर काम करने के लिए राजी हो? मैं उसके बदले में तुम्हारा कर्ज से सौद हटा लूंगा और उसके बदले में तुमने खाना और रहाइश फ्री दूंगा। अगर तुम राजी हो तो तुम मेरे घर जा काम कर सकती हो। काम के लिए मुझे यह ऑफर किसी भी नामत से कम न लगी और मैंने फौरा हामी भर ली क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने फौरा हामी भर ली। चौधरी साहब ने मुझे अपने घर की तरफ एक आदमी के साथ भेजा। मैं जैसे ही घर के सामने पहुंची, घर गया था बिल्कुल ही महल था। वहां पर एक औरत ने मुझे काम बताया कि क्या काम करना है। मैं बेहद परेशान हूं, जिसने सारी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नवाला तोड़कर नहीं खाया था। वो सारा काम कैसे करेगी? फिलहाल मैंने सारा काम करने की ठान ली और एक कमरे में झाड़ू को लगने लगी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मुझे वहां पर एक अजीब शख्स की आमद महसूस हुई। जैसे मैंने मड़कर देखा, वो शख्स कोई और नहीं, चौधरी का बेटा था। वो शख्स अमेरिका से आया था। उसके बीवी बच्चे अभी अमेरिका में ही थे, लेकिन वो अकेला ही यहाँ पर आया था। मैंने जैसे ही उसे वहां पर देखा, मैं कमरे से बाहर ही निकलने वाली थी कि उसने मेरा रास्ता रोक लिया और अजीब गलत तरीके से मुझे छुआ, जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा। मैंने जल्दी से अपना हाथ झटका और बाहर निकलने ही वाली थी कि उसने एकदम से दरवाज कंडी लगाई और मुझे बेड पर फेंक दिया। मैं चलाने लगी, लेकिन मेरी चीखों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। न सिर्फ उसने मेरी इज्जत से खेला, बल्कि मेरी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी बना ली और मुझे रोज ब्लैकमेल करने लगा। मैं जो एक नेक पारसा लड़की थी, एक ही झटके में उसने मेरी परसाई को दागदार कर दिया था और मैं बेहिस पड़ी थी। अब वो शख्स रोज मुझे ब्लैकमेल करता और अपनी जिस्म की होश मिटाता मैं उसके हाथों से खिलौना बन चुकी थी। अगर मैं किसी को बताने की बात करती तो वो मेरी वीडियो लीक करने की धमकी देता और मैं खामोश हो जाती।
कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका वीजा हो चुका है, तो मेरी सांसों को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा शायद अब मेरी रहाई हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था एक और गम मेरा इंतजार कर रहा था। इस समय शख्स ने मेरा भी वीजा लगवा लिया था और घर वालों से कहा था कि मेरी बीवी को एक मुलाजमा की जरूरत है और मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा। असल में वो मेरी हकीकत जान चुका था कि मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है, न ही कोई पूछ गुछ करने वाला है। इसलिए उसने ये मनगढ़ंत कहानी कही अपने घर वालों को और मुझे एक फ्लाइट में बैठा कर अमेरिका ले। या अमेरिका की सरजमीन पर पांव रखते ही मुझे एहसास हुआ कि यह सरजमीन किस कदर गलाजत से भरी हुई थी। हर तरफ औरतों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पहुंचकर मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और हो सकता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा वाकई वैसे ही हुआ। वो शख्स रोज मुझे अपनी हूस का निशाना बनाता और जब उसका अपना दिल भर गया था वो मुझे क्लब में लेकर जाने लगा जहां पर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच गाना करती थी। मेरे लिए ये सब बहुत ऐब की बात थी क्योंकि मैं जिस घर से ताल्लुक रखती थी वो नहायत ही शरीफ घराना था, लेकिन मेरी शराफत को वो बहुत पहले ही रौंद चुका था। अब मुझे इसके माहौल में रंग लिया था क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने भी खुद को छोटे छोटे कपड़ों में सजाया और मैं हर मर्द का दिल लुभाने के लिए इसके साथ क्लब में जाना शुरू हो गई। शुरू में मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा ऐबदार लगा क्योंकि चीजें जिस माहौल से मैं आई थी वहां से बहुत ही मुख्तलिफ थी। लड़कियों का कपड़े बेढंगे पहनना और मर्दों को अपनी तरफ लबाना बहुत ही ऐब वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आम था कि किसी को कोई फिक्र नहीं थी, किसी को गुनाह और सवाब में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। वो शख्स मुझे रोज डांस पार्टी पर ले जाता और वहां पर मर्दों को अपनी तरफ लुभाने के लिए मुझे कहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आखिरकार मेरी जिसामत में ऐसी कशिश थी कि हर शख्स जो वहां पर मौजूद होता वो मेरी तरफ लपट जाता। गोरी चटी चमड़ी के साथ साथ मेरा जिस्म एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल था और वहां का हर मर्द ऐसी ही खूबसूरती चाहता था और जिस तरह के कपड़े हैं मैं पहनती थी, अगर कोई भी शख्स मुझे देखता था उसका दिल मेरे साथ सोने को जरूर करता। मेरे लिए ये सब बहुत ही अजीब की बातें थी, लेकिन क्या कर सकती थी, मजबूर थी। मजबूरी में जहर का घोंट पी और उनके रंग में रगने लगी। मेरे लिए ये मामूल बन गया था छोटे कपड़े पहनना और ऐसी पार्टी में इस शख्स के साथ आना। अब मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था, जो काम मुझे हर हाल में करना पड़ रहा था और मैं रो रही थी, नुखरे कर रही थी, लेकिन ये शख्स मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ही इस्तेमाल कर रहा था। जब अब मैं वो नोखीज कल्ली नहीं रही थी तो अब मेरा भी जमीर मर चुका था। अब मैं खुद अपनी मर्जी से ये काम करने लगी थी क्योंकि ये काम मुझे हर हाल में करना था, चाहे मजबूरी में करती या फिर अपनी मर्जी से। आखिरकार एक दिन जब मैं आउक्सान तिसानन कुन बैने खबर तमायते बाइन देना कि पापा जो पोस के बार पड़े डांस पार्टी से घर जाने के लिए चली तो मुझे पता चला कि मेरा सौदा एक प्रोजेक्ट के तहत आसमा इस शख्स ने एक गोरे के साथ तय कर दिया है। तो मैं अपने आप में कट के रह गई क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी अब मेरे साथ किया सलूक होने वाला है, लेकिन क्या कर सकती थी। बहरहाल मैंने उस शख्स के साथ जाने का फैसला कर लिया क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो वो शख्स मेरी वीडियो लेक कर देता। मैंने एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर जाने की हामी भरी और मैं उस गोरे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो शख्स मुझे एक फ्लिट में ले गया और सारी रात अपनी होश का निशाना बनाता रहा। कितनी तकलीफ हुई मुझे। इस शख्स को एक बार भी रहम नहीं, या उसने हर तरह से मुझ पर जुल्म किया और मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। कुछ दिन उसने
मुझे अपना शिकार बनाया, और जब उसका दिल भर गया तो वो भी मुझे डांस पार्टियों में लेकर जाना शुरू हो गया, और एक बार फिर से मेरा सौदा हो गया। अब मैं इतनी सस्ती हो गई थी कि जिसका जब दिल चाहता वो मुझे दूसरे दोस्त के घर भेज देता, और वो शख्स सारी रात अपनी होश पूरी करता, और फिर अगले दिन दूसरे दोस्त की बारी होती। मैं इस जिंदगी से तंग चुकी थी, लेकिन क्या कर सकती थी। वो शख्स जो मुझे उस दुनिया में लेकर आया था वो ही मेरा असरा नहीं बना, तो बाकी लोग मुझ पर क्या तरस खाएंगे। जब मेरे बाप ने ही मुझसे मोना मोड़ लिया था तो बाकी लोग मुझ पर कैसे तरस खाते हैं। मैंने खुद को इस माहौल में रंगने की कोशिश की ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ और अजियत न पहुंचे। मैंने खुद को इस माहौल में ढाल लिया था। अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। किसी भी शख्स के साथ रात गुजारना मेरे लिए एक आम सी बात हो चुकी थी। मैं सारी रात एक मर्द के बस्तर पर रह गई, और कभी कभी 2 से 4 मर्दों के साथ भी मुझे ये सब करना पड़ता। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इस चीजों में ऐब महसूस नहीं करती थी, क्योंकि शायद अब मुझे आदत हो गई थी इन सब की। आखिरकार मैंने अपनी दोस्त बना ली, कुछ लड़कियां, और उनके साथ सिगरेट और शराब नोशी करने लगी। इन सब मेरे लिए अब फैशन बन चुका था। मैं भी इस माहौल में ढल चुकी थी। मैं बिल्कुल लोफराना हरकतें करने लगी। लड़कों को छेड़ना, मर्दों को अपनी तरफ लुभाना मेरे लिए आम सी बात थी। अपना पेट पालने के लिए मुझे अब ये सब करना पड़ता था। एक रोज मैं ऐसे ही एक लोफराना हरकतें कर रही थी कि चाक मेरी नजर एक शरीफ ज़ादे पर पड़ी। ये शख्स मुझे पाकिस्तानी मालूम हुआ। मैं जब से अमेरिका आई थी एक भी पाकिस्तानी मर्द को नहीं देखा था यहाँ पर, लेकिन उसे देखते ही मैं चौंक गई। बिल्कुल दबला पतला जवान सा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक गर्मी मुझे साफ नजर उड़ रही थी। मैंने सोचा शाम की रोटी का इंतजाम हो गया है। मैंने ऐसे ही उसे फ्लाइंग किस भेजी तो वो मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा चलो उज का इंतजाम हुआ खाने का, लेकिन इस लड़के ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे बात की और मुझे बताया कि मुझे ये जेब नहीं देती क्योंकि वो है पाकिस्तानी। इसके मना से पाकिस्तानी होने का नाम सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि ये पहला शख्स था जिसने मुझे इतनी जल्दी पहचाना था। बाकी जितने भी मर्द अब तक हैं मेरी जिंदगी में आए, सारे ही सिर्फ इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन ये पहला शख्स था जो सिर्फ और सिर्फ मुझे इज्जत की निगाह से देख रहा था। इसकी बातों में मुझे अजीब सी मोहब्बत और हमदर्दी महसूस हुई। मैंने उससे 2-4 बातें की तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो परसों से मुझे जानता है। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातें होने लगी और मुझे लगने लगा कि जैसे मैं उसके लिए खास हूँ। मुझे शराब नोशी सगट से नफरत होने लगी। मैं वो पहले वाली लड़की बन गई जो अमेरिका होने से पहले ही थी। अब डांस पार्टी में जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद को उसके काबिल बनाने लगी थी। मैंने मन में सोच लिया था कि मैं उसको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। उसीलिए मैंने उसे अपने घर पर इनवाइट किया और ये वादा करने लगी कि शायद वो बाकी मर्दों की तरह कोई अपनी फरमाइश पूरी करेगा। लेकिन इसने मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा, जिससे इसकी मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। मैंने सोच लिया कि मैं सच बताऊंगी और मैंने उसको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जैसी मैं पहले थी और जैसी अब बन गई। मुझे लगा था मेरी असलियत जानकर वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने मुझे इज्जत दी और कहा कि वो हर फैसले में मेरे साथ है, लेकिन मुझे उससे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए उससे पोयना इससे पूछा तो इसने कहा कि मैं ये फैशा हरकतें छोड़ दूंगी, डांस पार्टियों में जाना भी छोड़ दूंगी और सिगरेट नवशी शराब से भी दूर रहना होगा। वो मुझे अपने घर ले जाएगा, इज्जत देगा। तो मैं हैरान रह गई कि ये कैसा शख्स है जो मेरी असलियत और जानने के बाद भी मुझसे नफरत नहीं कर रहा। मुझे वो शख्स बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं वाकई उसकी हर बात मानूंगी, खुद को शरीफ बनाऊंगी, इज्जत के काबिल बनाऊंगी, और मैंने ऐसे ही किया। उसने भी अपना वादा पूरा कर दिखाया और वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गया। लेकिन मैं ये सोच के परेशान थी, क्या इसका माँ बाप मुझे कबूल करेगा? मुझ जैसी लड़की को कोई भी शख्स कबूल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसने मुझे यकीन दिलाया कि इसका माँ बाप
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो वाकई मुझे कबूल कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ और मैं उसके साथ उसके घर चल पड़ी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, मैंने देखा एक शख्स मुना के आगे अखबार रख के अखबार पढ़ रहा था और वो शख्स कोई और नहीं, शायद मेरा बाप ही था। मेरी माँ ने जो नाम मेरे बाप का बताया था, मुझे लगा शायद कोई और शख्स है, लेकिन जैसे ही वो मोड़ा, मैंने उसके कंधे पे वो निशान देख लिया जिसका जिक्र मेरी माँ ने मुझे किया था कि मेरे बाप के गर्दन पर निशान होगा। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन समझने लगी कि जिसकी मुलाकात आज 24 साल बाद अपने बाप से हो रही थी। उस तरह किस हालात में ये सोचकर मैं एक बार फिर से शर्मिंदा हो गई। जो शख्स मुझे यहाँ तक लाया था, क्या वो मेरा सौतेला भाई है? ये सोचकर रही मुझे अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि अगर वो मेरा भाई था तो शायद उसे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था, काबिल इज्जत, काबिल मोहब्बत। लेकिन मेरे बाप ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और जब मैंने उन्हें बताया कि वो मेरा बाप है तो उसने मुझसे मुना मोड़ लिया और कहा कि हम नहीं हैं, मैं वहां से चली जाऊं, क्योंकि मेरी दूसरी माँ मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी। ये सब कुछ शहरियार भी सुन चुका था और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि एक शख्स के लिए ये चीज बहुत ही तकलीफदा होती है। उसकी बहन उस तरह की गलीजत का हिस्सा बनी रही है। मैंने अपने बाप की तरफ हैरत से देखा, जो मुझे अभी भी अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे याद आया, ये तो वही शख्स है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। उस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे और मेरी माँ को अपने मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया था। इस शख्स की है ना जिसने मुझे वजह से मेरी माँ उस दुनिया से रोते रोते चली गई थी और आखिरी लम्हों में भी उसकी आखिरी ख्वाहिश रही थी कि मैं अपने बाप के साथ रहूं, लेकिन ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है भी पूरी नहीं कर सकता। कैसा शख्स था ये? मैं जो ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, वो ख्वाब घर में उते ही चूकनाचूर हो गया और मुझे लगा कि एक बार फिर से शायद मुझे उसी गिलाजत और उन्हीं तारीक गलियों में धकेला जा रहा है, लेकिन मैं खुद को इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मैंने अपने बात को अपनी सच्चाई बताई और उसे ये भी एहसास दिलाया उसके किए कि सजा उसकी बेटी ने बहुत ही बुरी तरह से बख्ती है। जब मैंने अपनी माँ का जिक्र किया तो मेरे बाप का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। शायद उसे अफसोस था, उसने एक वफादार औरत का दिल तोड़ा, अपनी बेटी को यह रसवा किया। उसके चेहरे से खौफ और पछतावा खूब झलक रहा था, लेकिन मुझे उस चीज के बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जो कुछ वो मेरी माँ के साथ कर चुका था वो मेरे लिए नाकाबिल बयान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप से उस तरह से मिलूंगी। मैंने जाते हुए शहरियार का शुक्रिया अदा किया और उसे कहा, उसने आकर मुझे राह नजात दिलाई। अब मैं उस जगह पर जाएगी जहां उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए सो गई है और पहले वाली ही राबा बनूंगी। मेरी की बदकिस्मती थी कि वो शहरियार से इस तरह से मिली थी। मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स के उसे अपने दिल में मोहब्बत महसूस हो रही है वो शख्स कोई और नहीं, उसका सोतीला भाई है। मैंने खुद से ही ऐसा सोचा था कि शायद शहरियार जैसे लड़के को अपना हमसफर बनाकर मैं इज्जत है कि जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे नसीबों की मसाफत अभी और लिखी हुई थी, उसको अभी और चलना था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके बाद कभी भी इस गुनाहों भरी जिंदगी में वापस नहीं जाएगी जहां से शहरियार मुझे निकाल कर लाया है। मैंने जाते हुए अपने बाप से सिर्फ एक ही बात कही कि मैं अपने बाप को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरा बाप मेरी माँ का कातिल, और ये अल्फाज शावीज खां के लिए किसी बज्जली की से कम नहीं थी। जो इस पर एटम बम बनकर गिरे थे वो खुद को पछतावे की आग में जलसा रहा था। मैं एक बार फिर अपने बाप से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बाप सारी जिंदगी
इस चीज का मदावा पैसों से करे जिस जिल्लत से वो गुजरी है कि दुनिया की कोई भी ताकत औरत की इज्जत का मदावा नहीं कर सकती। और उसने अपनी चीजें समेटी और वो वापस जाने के लिए मोड़ी और सब उसको जाता हुआ देखता ही रहेंगे।